तुर्कस्तान के बादशाह अपने दरबार में बैठे हुए थे और अपने मंत्रियों से देश विदेश की नीतियों पर विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी उनके मंत्री ने बादशाह से कहा, महाराज, सुना है राजा अकबर और उनका राज्य बहुत ही समृद्ध राज्य कहलाता है और उनके पास बहुत ही अक्लमंद औहदेदार भी है जिनसे वो अपना कारोबार बहुत ही अच्छे से चलाते हैं। मंत्री की बात सुनकर तुर्की के राजा को अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार आया। राजा ने तुरंत ही एक पैगाम लिखा और अपने दूत को वो पैगाम देकर कुछ सिपाहियों के साथ दिल्ली भेज दिया। दूत उस पत्र को लेकर अकबर बादशाह के पास पहुंचा और उन्हें उनके महाराज का वो पैगाम थमा दिया। पैगाम में मजमून कुछ इस प्रकार का था। अकबर शाह, मुझे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ पैदा होता है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि ये बात सच्ची है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े पत्ते अवश्य भिजवाए। बादशाह उस पत्र को पढ़कर विचार मग्न हो गए और बिरबल से, बिरबल, तुर्की के राजा हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं। अब तुम्हें ही हमें इस समस्या से बाहर निकालना है। जापना, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। बस मैं जैसे कहता हूँ आप वैसे ही कीजिए। फिर और कुछ देर तक उन्होंने बिरबल से राय मशवरा किया और उन्होंने सिपाहियों सहित उस दूत को कैद कर एक मजबूत किले में बंद करवा दिया। अब उन्हें कैद हुए कई दिन बीत गए थे, इसीलिए बादशाह अकबर बिरबल को लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह को देखकर उनको अपने मुक्त होने की आशा हुई, परंतु ये बात तो निर्मूल थी। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस चीज को चाहता है वो मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक इस मजबूत किले की एक दो ईंट ढह नहीं जाती। जब इस मजबूत किले में कुछ हानि होगी तभी तुम लोग यहाँ से आजाद किए जाओगे। तुम लोगों को खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका यथाचित प्रबंध कर दिया है। इतना कहकर बादशाह वहाँ से चले गए, परंतु कैदियों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने के उपाय सोचने लगे। उन्हें अपने स्वदेश के सुखों का स्मरण कर बड़ा ही दुख होता था। वो सभी बंदी कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वो सब ईश्वर की वंदना करने लगे। हे भगवान, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर कष्ट भोगने के लिए ही हुआ है? आप तो दीनानाथ है। हे ईश्वर, हम असहायों की सुध लीजिए प्रभु। इस प्रकार वो नित्य प्रार्थना करने लगे। अंत में उनकी प्रार्थना का असर हुआ। ईश्वर की कृपा हुई। एक दिन बड़े जोरों से भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धाराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात दूत ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी और बादशाह को अपनी कही हुई बात याद आ गई। इसीलिए उन्होंने दूत को उसके सारे साथियों सहित दरबार में बुलाया और उनसे, आपको तो अपने बादशाह का आशय विदित होगा और अब उसका उत्तर भी शायद आपने समझ ही लिया है। यदि ना समझा हो तो सुनो, मैं उसे और भी स्पष्ट कर देता हूँ। देखो, तुम लोग गणना में केवल 100 हो और तुम्हारी आह से ऐसा मजबूत किला ढह गया। फिर जहाँ हजारों मनुष्य पर अत्याचार हो रहा हो वहां के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी? उसकी तो आयु घटती ही चली जाएगी और लोगों की आह से उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली भांति पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। जाओ, अब तुम सब आजाद हो। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस दूत को अपने साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनका राह खर्च भी दिया। उन्होंने तुर्कस्तान में पहुंचकर ये सारी बातें अपने बादशाह को समझाई। अकबर की शिक्षा लेकर बादशाह दरबारियों सहित उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। श्यामनगर गांव में एक आकाश और सरिता नाम के दाम्पत्य रहा करते थे। आकाश छोटे मोटे काम करके अपने घर का गुजारा किया करता था। एक दिन आकाश और सरिता के घर में मेहमान आने वाले थे, तो उसने बहुत ही अच्छे पकवान बनाए और उनका अच्छे से स्वागत करके उनको खाना खिलाया। सरिता के हाथ का खाना खाकर एक बूढ़ी दादी, बेटा आकाश, तुम्हारी पत्नी की हाथों में तो साक्षात देवी अन्नपूर्णा है। हाँ दादी, वो तो सच बात है। सरिता की तारीफ कर शाम के समय सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब आकाश को पैसों की बहुत ही समस्या होने लगी थी और इसी कारण वो घर में सारा गुस्सा निकलता था। तो एक दिन सरिता आकाश से, अजी, आपको कोई परेशानी है क्या? कुछ दिनों से देख रही हूँ आप बड़े चिंतित लग रहे हो। सरिता, हमारे घर खर्चे के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं और उसमें माँ पिताजी का फोन आ गया था
उन्हें भी पैसे चाहिए। अब तुम ही बताओ, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? क्यों ना हम कोई ढाबा किराए पर ले, उससे हमें थोड़ा सहारा भी मिल जाएगा। मेरे पास थोड़े पैसे है, वो हमें काम आ जाएंगे। ठीक है। 2-3 दिनों तक ढूंढने के बाद आकाश को एक बंद पड़ा हुआ ढाबा दिखाई देता है, जिसे वो किराए पर ले लेता है। अब आकाश और सरिता दोनों मिलकर उस ढाबे की साफ सफाई करते हैं और अगले ही दिन से ढाबे पर खाना बनाना शुरू कर देते हैं। सरिता ने आज बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। उस खाने की खुशबू सुन ग्राहक उसके ढाबे पर आने लगे। अब 3 आदमी ढाबे पर आते हैं और वो आकाश से, अरे भाई, चिकन तंदूरी है क्या? हाँ हाँ है ना भैया, 1 प्लेट लाऊं आपके लिए? हाँ, और भाई मेरे लिए एक पनीर कीमा लाना और मेरे लिए एक मटन बिरयानी लाना। ठीक है, 10 मिनट में लेकर आता हूँ। आकाश ऑर्डर लेकर किचन में चला जाता है और सरिता को ऑर्डर बताता है। सरिता झट से तीनों की प्लेट तैयार करती है। आकाश ऑर्डर टेबल पर लगाता है और वहीं पर पास में खड़ा रह जाता है। जब उन लोगों ने खाना चखा तो सभी को वो खाना बहुत ज्यादा पसंद आया। तो दूसरा आदमी आकाश से, भैया खाना तो बहुत ही लाजवाब है, मैंने इतना टेस्टी खाना आज तक कभी नहीं खाया। धन्यवाद भैया। धीरे धीरे ढाबे पर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है और लोग खाना खाने के बाद उसकी बहुत ज्यादा तारीफ किया करते थे। ये देख पड़ोस का रामू ढाबे वाले को बहुत जलन हुआ करती थी। उसका ढाबा आकाश के ढाबे के पहले खोला गया था, लेकिन फिर भी आकाश के ढाबे के मुकाबले वो कम चलता था। ये देख वह दिल मिला जाता है। एक दिन रामू के मन में विचार आता है और रामू खुद से, क्यों ना मैं इस आकाश को सबक सिखाऊं, इसका ढाबा ही मैं जला देता हूँ। ऐसा मन ही मन सोचकर वो खुश हो जा रहा था। अब अगले दिन आकाश को ढाबे पर थोड़ा कलरिंग का काम करवाना था, इसीलिए वो आज ढाबे पर ही रुका था। तभी रामू वहाँ आकर ढाबे के पीछे से आग लगा देता है। थोड़ी ही देर बाद ढाबा धू धू कर जल उठता है। तो आस पड़ोस के सभी लोग उसे देख डर जाते हैं और पानी से आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। अंदर आकाश अकेले ही काम कर रहा था। जैसे ही उसे धुआं दिखाई दिया, वो बाहर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन ढाबे से निकलते वक्त वो जख्मी हो गया और ये सब सरिता बाहर से देख रही थी। आकाश की ये हालत देख वो फूट फूट कर रो रही थी। अब सरिता ने इकट्ठे किए हुए सारे के सारे पैसे आकाश के इलाज में ही खत्म हो गए और यहाँ रामू को लगने लगा कि अब आकाश और सरिता के दिमाग से ढाबे का भूत चला गया है और अब वो दोनों कभी ढाबा शुरू नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर आकाश की तबीयत में कुछ सुधार आने लगा था। तो एक दिन सरिता आकाश से, अजी मैं सोच रही हूँ कि मैं ढाबे पर फिर से काम शुरू कर दूँ, थोड़ी बहुत हमें मदद हो जाएगी। आपको तो घर के हालात पता है ना। मुझे अभी तक अच्छा नहीं लग रहा, और तुम अकेले ये सब कैसे संभालोगी? मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। हमारा सारा ढाबा जल जाने के कारण हमारे पास ना बर्तन है और ना ही चूल्हा, और जो कुछ भी पैसे थे वो सारे के सारे अस्पताल में चले गए। अब कुछ ना कुछ तो काम करना ही होगा ना। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे। जब तक मैं ठीक ना हो जाऊँ तब तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। आप सिर्फ जल्दी ठीक हो जाइए। सरिता, हमारे पास एक पुराने मिट्टी का चूल्हा है ना, तुम चाहो तो अभी के लिए उस पर खाना बना सकती हो। वो बूढ़ी माँ ने बड़े प्यार से हमें दिया था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वहाँ पर चूल्हा और कुछ मिट्टी के बर्तन भी है। मैं अभी उन्हें निकालती हूँ और उसी में खाना पकाऊंगी। ठीक है। उसी दिन सरिता घर से थोड़ा बहुत राशन लेकर ढाबे पर चली जाती है और आज वो ढाबे पर थोड़ा सा ही खाना बनाती है। आज खाना मिट्टी के चूल्हे पर बना था, तो उसकी खुशबू कुछ और ही थी। तो वहीं से एक आदमी गुजर रहा था, जो सरिता के ढाबे पर रुककर, अरे बहन, आपके यहाँ खाने में क्या है? सर, हमारे ढाबे पर फिलहाल दाल मखनी और रोटी ही है। आप चाहे तो मैं ला सकती हूँ। ठीक है बहन, आप लेकर आइए, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। सरिता अंदर जाकर एक थाली में खाना परोस कर लाती है और उस आदमी को देकर वहीं पर पास में खड़ी रह जाती है। वो आदमी खाना खाकर अपनी उंगलियां चाटता ही रह जाता है। वो सरिता से, बहन जी, आपके यहाँ के खाने का स्वाद तो लाजवाब है। मुझे आपके यहाँ का खाना बहुत पसंद आया। जी धन्यवाद। वो आदमी पैसे देकर सरिता के ढाबे से चला जाता है। तभी सरिता मन ही मन, मेरे पास अब बहुत कम अनाज बचा है जिसमें मैं खाना बनाऊंगी, और घर जाते वक्त जो पैसे आएंगे उसी से राशन खरीद कर लाऊंगी।
सरिता प्लेट रखने के लिए ढाबे के रसोई में चली जाती है। वहां जाकर वो देखती है तो सारे के सारे बर्तन फिर से खाने से भरे हुए हैं। ये देख सरिता मन ही मन, मैंने तो चूल्हे पर बना सारा का सारा खाना उस आदमी को दे दिया था, तो यहाँ ये खाना कैसे आया? सरिता वो खाना एक प्लेट में निकालती है और फिर से बर्तन की ओर देखती है तो सारे बर्तन फिर से भरे हुए होते हैं। ये देख सरिता बोलती है, कहीं ये मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन जादुई तो नहीं, जिसमें खाना निकालो तो फिर से उतना ही खाना बन जाता है। सरिता अब ये बात खुशी खुशी आकाश को बताती है। तो ये बात सुनकर आकाश, सरिता, भगवान ने हम पर बहुत कृपा की है, जो जादुई चूल्हा हमें मिला। वो दोनों एक साथ भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। अब जब भी सरिता ढाबे पर खाना बनाती, उसका खाना झट से खत्म हो जाया करता था। ये सब देख सरिता बहुत खुश थी। अब वो फिर से कड़ी मेहनत करने लगी। यहाँ आकाश की तबीयत भी अच्छी हो गई थी, तो वो सरिता को ढाबा चलाने में मदद करने लगा। ये देख पड़ोसी ढाबे वाला रामू बहुत जल उठा। वो खुद से, इस आकाश के बच्चे का तो मैंने ढाबा भी जला दिया, फिर भी इन दोनों को अभी तक अक्ल नहीं आई। इन दोनों ने फिर से ढाबे का काम शुरू कर दिया। अब तो मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर से कभी ढाबा चलाने का विचार भी इन दोनों के मन में नहीं आ पाए। ऐसा सोचकर रामू आकाश और सरिता को तकलीफ देने की सोचता है। मगर अगले ही दिन रामू के ढाबे पर खाना बनाते समय अचानक से आग लग जाती है। वो आग इतनी ज्यादा फैल जाती है कि रामू का ढाबा पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। ये देख रामू सिर पर हाथ मारकर बैठ जाता है। उसे अब पता चल चुका था कि किसी का बुरा किया तो उसका परिणाम भी बुरा ही होता है। अपने बुरे विचारों के कारण उसने बहुत कुछ खोया था, लेकिन अब उसने नेकी का रास्ता अपनाया और नेकी से अपना ढाबा चलाना शुरू किया। यह जादुई चूल्हे के सहायता से आकाश और सरिता ने अपना खुद का व्यवसाय बहुत अच्छा बनाया। साथ ही साथ अब वो दोनों गरीबों में भी अन्नदान करने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों का अच्छा ही सोचना चाहिए। किसी के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। बुरे का अंत बुरा ही होता है और अच्छे का अंत अच्छा ही होता है।